बीसीसी के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम आप लोग के सामने बायोलॉजी में कोशिका का 2 पार्ट वीडियो चला गया, अपलोड हो गया है। आज हम बायोलॉजी के कोशिका में पार्ट 3 वीडियो को लेकर के आए हैं। तो द सेल का आज पार्ट 3 वीडियो है, ठीक है। हम लोग कोशिका के भाग चल रहे थे, उसमें आज हम चलेंगे लाइसोसोम। कल हम गुणसूत्र, जीन और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जाने थे, लाइसोसोम, ठीक है। क्या होता है ध्यान दीजिए जलवायु, है ना। सबसे पहले तो खोज कौन किए ये जानना होगा। तो याद रखिएगा, इसके जो खोज किए थे उनका नाम था डी डुबे। दूसरा चीज याद रखिएगा कि इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसे आत्महत्या की थैली मतलब सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग कहा जाता है। तीसरा चीज आप इसमें याद रखिएगा कि ये जो है आपका सलाइवा में पाया जाता है। यह किस में पाया जाता है? लार, सलाइवा में पाया जाता है। अब सलाइवा है तो कन्फर्म है कि वहाँ डाइजेशन हो रहा है, पाचन हो रहा है, वहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो रहा होगा, है ना। अब क्या करता है, इसका काम क्या है? यह बाहर से आए हानिकारक पदार्थों को रोकता है। यह बाहर से आए हानिकारक पदार्थों को रोकता है, ठीक है। और यह सबसे ज़्यादा ब्लड कैंसर के समय सक्रिय होते हैं। एक पॉइंट और लिख लेते हैं, दिख ही रहा होगा। यह सबसे ज़्यादा ब्लड कैंसर, है ना, के समय सक्रिय होता है, ठीक है। जरा एक बार शुरू से इसको हम देख लें। लाइसोसोम का खोज किए थे डी डुबे। कौन किए थे? डी डुबे किए थे। और इसे कहा जाता है एक नाम से, क्या है तो आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो है आपका ये लार में पाया जाता है, और लार जो है पाचन तंत्र का काम करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का काम करता है। वो यदि ज़्यादा मात्रा में होता है, कभी कभी क्या होता है, ये थैली फट जाती है, तो ये हमारा आत्महत्या की भी आपको हो सकती है। और इस दूसरा कारण ये भी है कि इसमें यह जो है आपको एक्टिव कब होता है, तो ये एक्टिव तब होता है जब सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, जब ब्लड कैंसर आपका एक्टिव हो जाता है। मतलब यह सबसे ज़्यादा ब्लड कैंसर के समय एक्टिव होता है, तो इसके कारण भी इसको सुसाइडल बैग कहते हैं। यहाँ पर भी आपको आत्महत्या की थैली, मतलब कि अचानक ही अपने आप फट जाती है, इसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो तीसरा चीज़ क्या है, ये पाया किस में जाता है? ये सलाइवा में पाया जाता है, लार से। इसका काम क्या है? बाहर से आए हानिकारक पदार्थों को क्या करना? रोकना। और ये एक्टिव कब होता है? तो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है कब? तो ब्लड कैंसर के समय ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। चलिए हमें पिक्चर से समझा दें कि इसमें इसके अंदर कौन सा एंजाइम रहता है, उसका काम क्या है ना। देखिए, ये हमारा लाइसोसोम है, ठीक है। इसके अंदर आपको ये हमारा हो गया लाइसोसोम, है ना। और ये जो है आपका ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, ठीक है। इसके बारे में जानिए तो ये हमारा इसका पीएच वैल्यू जो होता है वो होता है आपको 4 से 5 के बीच, और जिसका पीएच का मान 7 से कम होता है
वह नेचर में क्या होता है, अम्लीय होता है, मतलब क्या, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। तो लाइसोसोम यहाँ पर क्या हो गया आपका, क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम। ठीक है, अब जो हम लोग पढ़ेंगे अगला जो मेरा पार्ट है वो है राइबोसोम। राइबोसोम को इंग्लिश में वही राइबोसोम ही कहते हैं। ठीक ना, समझिएगा क्या है। पहला नंबर तो राइबोसोम का खोज किए थे पैलेड। इसका जो इट इज डिस्कवर्ड बाय पैलेड, इसका खोज कौन किए थे, पैलेड। दूसरा चीज याद रखिएगा कि यह हमारा कोशिका का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। यह कोशिका का सबसे छोटा भाग है। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल। राइबोसोम इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल। तीसरा चीज याद रखिएगा कि प्रोटीन निर्माण जब होता है हमारे शरीर में, जब प्रोटीन निर्माण होता है या प्रोटीन का संश्लेषण करता है वो कौन, राइबोसोम। तो यह प्रोटीन निर्माण तथा प्रोटीन संश्लेषण करता है। मतलब प्रोटीन का निर्माण हमारा कौन से सेल के पार्ट में होता है, तो राइबोसोम में होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है हमारा दो प्रकार का होता है, आगे बताएंगे, पहले इसको देख लीजिए क्या है। इसका खोज कौन किए थे, इसका खोज किए पैलेड। ये कोशिका का क्या है, सबसे छोटा भाग है। ये क्या काम करता है, प्रोटीन निर्माण तथा प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। ठीक है। राइबोसोम हैज ऑफ टू टाइप्स। राइबोसोम के दो प्रकार होते हैं, ध्यान दीजिएगा। राइबोसोम के दो प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं यह दो प्रकार का होता है। राइबोसोम हैज ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन, देखिए, एक हमारा पहला जो होता है वो होता है 70S, और जो दूसरा होता है वो होता है 80S। एस क्या है, तो एस यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं यूनिट ऑफ राइबोसोम है। मतलब क्या हुआ कि राइबोसोम का मात्रक हमारा एस है। एस क्या है, यूनिट ऑफ राइबोसोम है। ठीक है, चलिए अब ये जो हमारा 70S है ये क्या काम करता है समझना है। 70S और 80S के बारे में। ठीक है, 70S किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपको बैक्टीरिया में। 70S किस में पाया जाता है, बैक्टीरिया, मतलब क्या हो गया, जीवाणु। 70S पाया जाता है बैक्टीरिया में। और जो हमारा ये जो 80S है ये पाया जाता है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में। ये पाया जाता है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, एनिमल सेल, या इसी को कह सकते हैं ह्यूमन बॉडी में भी हमारा 80S पाया जाता है। ठीक है, तो मानव शरीर में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, 80S। प्लांट सेल या एनिमल सेल में कौन सा पाया जाता है, 80S। लेकिन हम बात करते हैं बैक्टीरिया में कौन पाया जाता है, 70S। तो 70S जो राइबोसोम है बैक्टीरिया में पाया जाता है, 80S जो राइबोसोम है वो पादप कोशिका, जंतु कोशिका या मानव शरीर में पाया जाता है। एस क्या है, तो राइबोसोम का यूनिट है, राइबोसोम का मात्रक है ना। तो ये अच्छा, ये काम क्या करता है, तो प्रोटीन संश्लेषण ये प्रोटीन बनाने की, इसे कहते हैं द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन मेकिंग फैक्ट्री। मतलब कि ये प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री या प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री भी कहलाता है। लिख लें, चलिए एक पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं, यह प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री कहलाता है। ये क्या कहलाता है, प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री कहलाता है। ठीक है, ये था आपका क्या, राइबोसोम, है ना। चलिए अब देखिए हम लोग आते हैं राइबोसोम के बाद गोल्जी काय। गोल्जी काय हमारा अगला जो पार्ट है वो क्या है, गोल्जी काय। इसको इंग्लिश में कहते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी काय
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका खोज किए थे कैमिलो गोल्गी। इसका खोज किए थे कैमिलो गोल्गी। ठीक है, दूसरा चीज याद रखिएगा, इसे पैकिंग करने वाला बैंडल भी कहा जाता है, बांधने वाला, अर्थात इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहा जाता है। यह कोशिकाकार ट्रैफिक पुलिस से बंडल बनाने का, बंधन बनाने का काम करता है। कौन? तो गोल्गी बॉडी। तीसरा याद रखिएगा कि इसका जो मदर ऑफ सेल है, मतलब क्या हुआ कि कोशिका का जो मातृ है, माता, मदर ऑफ सेल होता है वो गोल्गी बॉडी। तो यहाँ हम लिख देते हैं मदर ऑफ सेल कौन होता है? गोल्गी बॉडी। सब फैक्चुअल नॉलेज, राइट क्वेश्चन पूछते याद रखिएगा। और ये होता किस में है? तो ये होता है आपका प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में ये नहीं होता है। यह पादप कोशिका में होता है, यह प्लांट सेल में होता है। तो ये था आपका क्या? गोल्गी काई। एक बार देख लीजिए, गोल्गी काई का खोज कौन किया था? कैमिलो गोल्गी। इसे क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहा जाता है। इस मदर ऑफ सेल कौन कहलाता है? गोल्गी बॉडी। ये किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, तो ये था गोल्गी काई, है ना। अब हम लोग देखेंगे अगला जो मेरा टॉपिक है वो है अंतःप्रदर्वी जालिका। उसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और शॉर्ट नेम उसका है ER। ठीक, क्या है टॉपिक नेम? अंतःप्रदर्वी जालिका। इसी को इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको ER से भी सूचित करते हैं, समझ रहे हैं ना। अंतःप्रदर्वी जालिका। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं खोज। तो अंतःप्रदर्वी जालिका का खोज किए थे पोर्टर। कौन किए थे? पोर्टर किए थे। ये होता कहाँ है? तो ये केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच झिल्लियों का जाल बनाता है। लिखते हैं, यह कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के बीच झिल्लियों का जाल होता है। झिल्लियों का जाल होता है। मतलब यदि फिगर में देखें तो क्या होगा? ठीक है, समझिएगा। ये हमारा क्या है? केंद्रक है ना। तो ये क्या होता है कि केंद्रक, और ये हमारा क्या हो जाएगा? कोशिका झिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोशिका झिल्ली, बाहर वाला मेम्ब्रेन, है ना। देखिए ये हमारा हो गया क्या? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। देखिए इस तरह करके जाल बनाए हुए रहता है ना। इस तरह करके जाल बनाए हुए रहता है। यही जाल कहलाता है क्या? यही वाला जाल और यही वाला जाल कहलाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो हम वहाँ नाम अभी नहीं लिखे हैं। अच्छा ये क्या है? तो ये हमारा क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो हमारा जाल बना हुआ रहता है झिल्ली का, वही कहलाता है क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम यहाँ पर अभी इसलिए नहीं लिखे हैं चूँकि अभी हम बताएंगे टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब अंतःप्रदर्वी जालिका का प्रकार। ठीक है, देखिए फिगर को रहना ही है, समझना पड़ेगा। देखिए क्या है, टाइप्स ऑफ ER, अंतःप्रदर्वी जालिका के प्रकार। देखिए ER का दो टाइप होता है। एक होता है आपका
जिसको कहते हैं रफ ER। मतलब क्या हुआ, रफ मतलब होता है क्या, खुरदरा, है ना, ठीक है, रफ ER। तो रफ का इंग्लिश क्या हो गया, RER। तो RER का यदि फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका अर्थ क्या होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और दूसरा जो मेरा पार्ट होता है वो होता है स्मूथ, स्मूथ ER। तो इसी का शॉर्ट नेम क्या हो जाएगा, SER, है ना। एक हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब समझिएगा क्या, ये जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कहाँ होता है, इसमें कौन सा मेम्ब्रेन होगा। तो याद रखिएगा, वह अंतःप्रदर्वी जालिका, या वह हमारा केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच बना हुआ जाल जो केंद्रक के क्या हो, करीब हो। मतलब कहने का आशय क्या हुआ, कहने का आशय हुआ कि ये जो हमारा करीब वाला पार्ट है, या ये जो हमारा करीब वाला पार्ट है, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है करीब वाला, यही कहलाता है क्या, RER। तो जो केंद्रक के करीब होता है, जो जाल केंद्रक के करीब होता है, न्यूक्लियस के करीब होगा, वो हो जाएगा रफ। और जो सेल मेम्ब्रेन के करीब होगा, मतलब ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा क्या, SER। मतलब क्या हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं कि नियर बाई न्यूक्लियस। कहने का से हुआ, केंद्रक के किनारे पर जो हमारा पार्ट होगा वो क्या होगा, रफ वाला पार्ट होगा, ठीक है। और इसमें हम क्या लिख सकते हैं, नियर बाई सेल मेम्ब्रेन। मतलब क्या, कोशिका झिल्ली के किनारे का जो पार्ट होगा वो कहलाएगा क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम समझ बैठे। अब अगला एक चीज बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि इन दोनों में RER और SER में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो याद रखिएगा, मोर स्टेबल वही होगा जो केंद्रक के किनारे होगा। तो केंद्रक के किनारे कौन है, RER। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये हमारा मोर स्टेबल होता है। स्टेबल का अर्थ क्या होता है सर, अस्थाई, सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। लेकिन जो हमारा इससे दूर रहेगा वो क्या होगा, लीस्ट स्टेबल होगा। मतलब क्या हो गया, सबसे कम होता है, ठीक है। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, जो न्यूक्लियस के करीब होगा। न्यूक्लियस के करीब कौन होता है, RER। और जो हमारा न्यूक्लियस से दूर होगा वो लीस्ट स्टेबल, वो कम स्टेबिलिटी होता है, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि हमारा RER में राइबोसोम जो है प्रेजेंट होता है, RER में राइबोसोम प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है ना। तो जरा सा क्या करें, नीचे तो नहीं होगा, इधर दे देते हैं, देखिए यहाँ लिख देते हैं, राइबोसोम आर प्रेजेंट। राइबोसोम इसमें प्रेजेंट रहता है, लेकिन हम इसका बात करें तो क्या लिखेंगे, राइबोसोम आर एब्सेंट। इसमें हमारा राइबोसोम अनुपस्थित रहता है, ठीक है। तो ये था आपका क्या, RER और SER में डिफरेंस भी एक तरह से हो गया क्या। तो देखिए ER के दो प्रकार, कौन कौन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो केंद्रक के करीब होगा, जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है और इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है। स्मूथ वाला जो है सेल मेम्ब्रेन के करीब होता है, लीस्ट स्टेबल होता है, इसमें राइबोसोम उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। मतलब स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होता है, RER का, और स्टेबिलिटी कम किसका होता है, SER का। अच्छा, इसमें यदि राइबोसोम प्रेजेंट है तो ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करेगा, प्रोटीन बनाने का काम करेगा। लेकिन हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्रोटीन बनाने का काम नहीं करता है, ये वसा को बनाता है। याद रखिएगा, ये किसको बनाता है, ये वसा को बनाने का काम करता है, वसा को बनाने का काम करता है। ये किसका काम करता है, तो ये काम करता है प्रोटीन बनाने का काम करता है ना। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया,
चलिए, तो आप लोग इसका अच्छा से नोट्स बना लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बस आज शांति से ध्यान से आप सुनिए, हो जाएगा। अगला जो मेरा पार्ट 4 वीडियो आएगा, पार्ट 4 वीडियो में हमारा सेल जो है कंप्लीट हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ओके, बाय।